जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे और मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं और तंदुरुस्त हैं। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 6 इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट आर्टिकल्स जो कि इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में आए हैं 1 एंड 2 अक्टूबर को। चलिए तो हम अब शुरू करते हैं। दोस्तों पहला आर्टिकल है एट क्वाड फॉर्मिंग हैबिट्स ऑफ कोऑपरेशन। ये आर्टिकल हिंदू में कल आया था। तो जैसे कि आप सब जानते हैं क्वाड को लेके बहुत सारी बात हो रही है, क्वाड को लेके बहुत चर्चा हम पिछले 2 हफ्तों से कर रहे हैं। आज एक 2 मिनट सीरीज भी शेयर करी है क्वाड की। अब देखिए ये बात तो बहुत क्लियर है, अब तक इस बात में तो कोई डाउट नहीं है, वो हमने बहुत बार इस बात को डिस्कस भी किया है कि जो क्वाड है ये एक सिक्योरिटी अलायंस नहीं है। ठीक है, तो सिक्योरिटी अलायंस ऑक्टस तो बन चुका है, उसकी डिस्कशन भी हमने काफी करी है। तो अगर क्वाड एक सिक्योरिटी अलायंस नहीं है तो क्या क्वाड रेलेवेंट नहीं है? नो, क्वाड इज वेरी मच रेलेवेंट। तो क्या रेलेवेंस है क्वाड का? क्या ऐसे कोऑपरेशन के स्कोप्स हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे क्वाड इफेक्टिवली इंटीग्रेट हो सकता है इन चारों देशों के बीच में, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और कहां कहां पे वो अपनी कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं इन द इंडो पैसिफिक। राइट नाउ द पोटेंशियल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एट क्वाड। सो नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते बहुत सारा काम यहां पे किया जा सकता है। इंडो पैसिफिक की बात करें, ग्रीन क्लाइमेट, ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है। सो द प्लान इज टू प्रमोट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर विद द स्ट्रेस ऑन अलाइनिंग द क्वाड विद द G7। तो G7 की समिट इस साल जुलाई में कॉर्नवॉल में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, वेयर द स्लोगन ऑफ दैट समिट वाज बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W, अ काउंटर टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये जो B3W है दैट्स अ काउंटर टू द BRI इनिशिएटिव ऑफ चाइना, दैट हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, एंड दैट विल ऑल्सो इंक्लूड डिजिटल कनेक्टिविटी, क्लाइमेट, हेल्थ सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एटसेट्रा एटसेट्रा। Secondly, cyber security and space. Now, the Quad will cooperate on combating cyber threats and securing critical infrastructure. So, cyber security is one pressing concern nowadays. So, this will be an issue जहाँ पे चारों देश synergy सबके साथ एक दूसरे के साथ create करेंगे to promote their interest vis-a-vis cyber security. And sharing of data to monitor climate change, disaster response and preparedness, and sustainable use of ocean and marine resources. So climate change को लेके, ग्लोबल वार्मिंग को लेके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके बहुत ऐसे प्रॉमिसिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऐसे इंटरेस्ट हैं इन चारों देशों के बीच में जिस पे काम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एजुकेशन। सो एज यू ऑल नो, यूएस जाके पढ़ने की जो एक मनोकामना है हर किसी की होती है। एवरीबडी वांट्स टू गो टू यूएस एंड गेट अ गुड डिग्री फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिकॉज वहाँ की एजुकेशन बहुत सुपीरियर मानी जाती है, वहाँ पे R&D काफी सुपीरियर माना जाता है। तो क्वाड का एक फेलोशिप प्रोग्राम है विच विल अवॉर्ड 100 ग्रेजुएट्स, सो 25 स्कॉलर्स फ्रॉम ईच क्वाड कंट्री, जिसमें उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी यूएस जाके साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग के, मैथमेटिक्स के कोर्सेज को परस्यू करने की। सो दैट्स another area of cooperation, education. Then vaccines. Now many tall commitments have been made that Quad nations will supply 1 billion vaccines by 2022 to all the Indo-Pacific nations, etc., etc. Where, I mean, that is a promise, which the Quad nations have done. But let's see how much are they able to walk the talk on that. So that is another area of cooperation, especially amidst the ongoing pandemic, that vaccine production की capacity कैसे बढ़ाई जा सकती है और कैसे vaccines distribute की जा सकती हैं to the other nations, especially the Indo-Pacific nations. And then the climate change. So Quad leaders are emphasized by enhanced action for achieving global net zero emissions, preferably by 2050. Fine. Now हम नेट जीरो की जब बात करते हैं, नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस की हम बात करते हैं, तो हमने ये भी बहुत बार डिस्कस करा है कि इंडिया के जो अपने एस्पिरेशनल नीड्स हैं वो काफी ज्यादा हैं और इंडिया के ऊपर ये थोपा नहीं जा सकता कि आप भी 2050 के टुवर्ड्स नेट जीरो अचीव करिए। सो यूएस ऑल्सो हैज टू कीप इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, द डेवलपिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ द इंडिया, राइट? सो इफ अ सिनर्जी हैज टू बी क्रिएटेड, दैट इज मोर देन वेलकम। वी वुड वेलकम दैट सिनर्जी vis-a-vis climate change, vis-a-vis the mitigation of greenhouse gases, more funding, more cleaner technologies, but at the same time not thopifying the decision on India that आप भी towards 2050 net zero के towards emit करिए, because remember out of these 4 nations it is only India which is a developing country. US, Australia, Japan developed economies हैं. So way forward, so together with the small island states in the South Pacific, Asian countries as well, the Association of Southeast Asian Nations, the countries will stand to benefit from the growing cooperation, the growing synergy within the Quad.
And for India, this grouping is very critical. It's a welcome move. Although, agreed, it is not a security alliance. India wanted it to be a security alliance. It is not a security alliance, but it is the first major plurilateral organization in the years, because we are moving towards more regionalism. So international politics is moving more towards regionalism, more towards multilateralism, right? So this is the first major plurilateral organization in years where India is on the ground floor, an equal partner of the new P4. राइट. सो दीज कंट्रीज लाइक जापान, लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इवन अगर हम क्वाड प्लस फ्रांस की बात करें, सो दीज आर बिग डेवलप्ड इकोनॉमी. सो इंडिया का इनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलना इज अ बिग विन और इट्स अ बिग डेवलपमेंट इन दिस रीजन फॉर इंडिया. चलिए, अगला है फॉलिंग ऑन फूड. ये आर्टिकल भी कल आया था हिंदू में. तो किस कंटेक्स्ट में है? पीएम पोषण शक्ति स्कीम. तो जैसे कि आप जानते हैं, मिड डे मील की जो मिड डे मील स्कीम है हमारी, उसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रीनेम कर दिया है पीएम पोषण शक्ति स्कीम. ठीक है. क्या ऑब्जेक्टिव है? इट इज ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द चाइल्ड न्यूट्रिशन लेवल्स. तो इस स्कीम के तहत 24 लाख स्टूडेंट्स जिनकी प्री प्राइमरी एजुकेशन है, यानी कि जो 3 से 6 साल के बीच में जो बच्चे हैं, उनको भी मिड डे मील स्कीम के एम्बिट के अंदर कवर किया जाएगा. ठीक है. स्पेशली जो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में है. ठीक है. सो अभी फिलहाल अंडर द मिड डे मील स्कीम्स द हॉट कुक्ड फूड, न्यूट्रिशियस फूड इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 8. ठीक है. यानी कि लगभग फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14. सो अब जो प्री प्राइमरी एजुकेशन किड्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं, जो किंडरगार्टन में जाते हैं, नर्सरी यूकेजी वगैरह में जाते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा. ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अ न्यू शेप टू द पॉलिसी टू एनहांस द न्यूट्रिशन लेवल्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. देखिए, हमने पहले भी एडिटोरियल्स में बहुत बार इसकी चर्चा करी है, और वैसे भी न्यूज़पेपर्स में ये बातें आती रहती हैं, मैगजीन्स में भी बातें आती रहती हैं कि जो इंडिया के जो न्यूट्रिशन लेवल्स हैं वो बहुत कम है. इंडिया में चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन की बहुत प्रॉब्लम है, चाइल्ड स्टंटिंग की प्रॉब्लम है, चाइल्ड वेस्टिंग की प्रॉब्लम है, और यहाँ पे ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी है. ठीक है. सो न्यूट्रिशन लेवल्स उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए. ठीक है. सो फाइंडिंग्स इन द फेज 1 ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 for 22 states and UTs in December 2020 was shocking, right? So childhood stunting, that has rose in 13 states, so which also results in problem of anemia among children and women. So child nutrition cannot be seen in isolation. We also have to focus on women nutrition, because if a woman is having nutritious diet, if a pregnant woman is having nutritious food, only then will she be able to bear healthy babies as well, right? So this is a big concern. So इसको address करने के लिए पीएम पोषण शक्ति स्कीम लॉन्च करी गई है. ठीक है. इसको मिड डे मील स्कीम को रिप्लेस करके इसका नाम ये कर दिया गया है. नाउ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द स्कीम, दिस विल टेक अ सीरियस एफर्ट टू एड्रेस द हिडन क्राइसिस बैक्ड बाय. तो इसमें बजटरी कमिटमेंट की बात करी गई है. तो बजटरी कमिटमेंट जो है, दैट शुड बी वेरी इलास्टिक. इट्स नॉट दैट कि हमने अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 5 ईयर पीरियड के लिए 1,30,794 करोड़ हमने रखा है स्कीम के लिए, सो दिस हैज टू बी मोर फ्लेक्सिबल. सो द बजट एलोकेशन हैज टू बी मोर कॉन्ग्रुएंट विद द स्कीम. There should be flexibility in the budget allocation, because obviously the budget will increase in the time to come for providing nutritious food to all these children, right? Problems such as anemia and low weight lend themselves to speedy improvement. So these are, so more than the nutrition issue, more than providing hot cooked meals, so obviously they will help in directly addressing these issues. But overall, anemia की बात करें, यानी कि खून की कमी होना, low weight होना, child stunting होना, इन issues को भी अच्छी डाइट के साथ, अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट के साथ हमको एम्फोसाइज करना है. दैट प्रोटीन रिच डाइट हम बच्चों को दे रहे हैं, छोटे बच्चों को दे रहे हैं, और इवन जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उन तक भी प्रोटीन रिच डाइट पहुंच पा रही है. ठीक है. सो न्यूट्रिशनल प्लानिंग, द रिन्यूड प्लान शुड इंट्रोड्यूस अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ डाइट्स that compensates for micronutrient and protein deficiency. तो फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में हमने बात करी थी कि कैसे राइस में, व्हीट में न्यूट्रिशनल एनरिचमेंट की जा सकती है. सो थिंग्स लाइक दैट. सो वी हैव टू फोकस ऑन द एड्रेसिंग ऑन द माइक्रोन्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एज वेल. सो फॉर दैट वी हैव टू इंश्योर दैट द डाइट्स आर डाइवर्सिफाइड, including protein rich diet, carbohydrate rich diet, vitamins, minerals, everything. So it should be a very balanced diet which we are giving to these small children. सो इसके चलते, सो जस्ट अ रीकैप, एक पोषण अभियान भी शुरू किया गया था जिसको हम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कहते हैं. ये वुमेन्स डे पे 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था. ठीक है. एंड इसका दिस टारगेट्स टू ब्रिंग डाउन द स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years. सो अगेन प्री प्राइमरी जो एज ग्रुप है, फ्रॉम 38.4% to 25% बाय 2022. सो दिस वाज लॉन्च्ड इन 2018 पोषण अभियान.
चलिए अगला आर्टिकल है दोस्तों, ग्रोइंग लोकली। दिस आर्टिकल ये कल इंडियन एक्सप्रेस में आया था, ठीक है। नाउ अब कंटेक्स्ट क्या है, नीड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग जीआई इकोसिस्टम। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर इज अ नेम और साइन विच इज यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स which corresponds to a specific geographical location, country, origin, state. So for example, कुल्लू शॉल यानी कि हिमाचल प्रदेश में से, कश्मीर पश्मीना शॉल्स ये कश्मीर से, बनारस साड़ीज यानी कि उत्तर प्रदेश से, तो इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी जीआई के बारे कि जीआई क्या होता है ना। अब जीआई का पोटेंशियल की बात करें तो जीआई का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग लॉट ऑफ रेवेन्यू। अगर ये जीआई टैग प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर कंट्रीज में हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं, तो वी हैव अ पोटेंशियल ऑफ जनरेटिंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दैट। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जो टैग्स हैं वो सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं और भी बहुत देशों में है। यूरोपियन यूनियन की बात करें, उनकी जो जीआई इकोनॉमी है यानी कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग प्रोडक्ट्स हैं, जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं, उनके ट्रेड में यूरोपियन यूनियन 87 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड करता है, इतना रेवेन्यू जनरेट होता है। चाइना की बात करें तो द आउटपुट वैल्यू ऑफ द जीआई प्रोड्यूसर्स इन चाइना इज अराउंड मोर देन यूरोपियन यूनियन, इज अराउंड 93 बिलियन डॉलर्स एज ऑफ 2020। सो वी हैव द पोटेंशियल, हमारे यहाँ पे भी बहुत ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग प्रोडक्ट्स हैं। सो वी ऑल्सो हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज आवर रेवेन्यू इन प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट्स विच वी हैव। Okay, now so for that, now in order for that to happen, in order for this GI tag products to increase in terms of trade, now we also have to ensure that there's a strong GI ecosystem which can nurture this trade, right? Now GI protection has wider positive benefits, especially for local communities. In particular, this encourages the preservation of biodiversity, local know-how and natural resources. उसके चलते अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें, सो दिस इन प्रोडक्शन ऑफ जीआई टैग्स, एक्सपोर्ट ऑफ जीआई टैग्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन एम्प्लॉइंग वुमेन वर्कफोर्स आल्सो। सो द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन vis-a-vis women can also increase in the GI industry, right? So we have the opportunity to convert the talent into entrepreneurship, so monetizing these GI tag products so that ये जो GI tag products हैं इसको एक entrepreneurial spirit से लिया जा सकता है, ठीक है, and to create a passion economy, that is the new way for individuals to monetize the skills and scale their businesses exponentially. and उसके बाद अगर हम GI प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे MSME सेक्टर की बात भी जरूरी है, ठीक है, बिकॉज रीजुविनेशन ऑफ MSMEs which account for 31% of India's GDP and 45% of export. So we can integrate the MSMEs with these GI products as well, because mostly जितनी भी जो firms हैं जो GI products के export में deal करती हैं, they are micro and small medium enterprises. So again this opportunity can be utilized to rejuvenate these MSMEs, right? And they have a lot of significance as far as the employment opportunities are concerned, as far as the contribution towards India's GDP is concerned. And then lastly, GI tourism is a byproduct of a strong GI ecosystem. तो ecosystem होना, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा environment होना जहां पे ये प्रोडक्ट जो है नर्चर हो सकते हैं, एक्सपोर्ट हो सकते हैं, ट्रेड हो सकता है, इस सब के लिए वो वातावरण बनाना, एक ऐसा फ्रेंडली एटमोस्फेयर बनाना, वो बहुत जरूरी है। Now, problems क्या है for a strong GI ecosystem? So, number one, because the GI business are micro, so because they are mostly in the MSME sector, it is necessary to address the challenges associated vis-a-vis capacity building of the MSMEs, right? दूसरी बात आती है easy credit availability की, ठीक है? सो हमने अभी परसों भी एक आर्टिकल में डिस्कस किया था कि रूरल एरियाज में जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी के, वो बहुत वीक हैं, बहुत कम हैं, और जो रूरल एरियाज में लोग हैं वो रिलाई करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म पे फॉर गेटिंग क्रेडिट. So we have to form better marketing linkages. We have to increase the access of credit to these people, right? Stuff like that. With the shift to the digital platforms, the distribution margins of the middlemen or mandi agents must be competitive. देखिए अभी जो GI प्रोडक्ट्स की अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, मार्केट लिंकेजेस की बात करें, तो जो मिडलमैन है उनका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल, जो जैसे हम आरतीआस की बात करते हैं, मिडलमैन की बात करते हैं. सो मिडलमैन इज नॉट अ बैड वर्ड. जो आरतीय हैं, जो बिचौलिए हैं, दैट इज नॉट अ बैड वर्ड, बिकॉज आफ्टर ऑल मार्केटिंग की बात करें तो जो गरीब किसान है, छोटा मोटा किसान है, अब उसके पास मार्केटिंग के साधन क्या है? वो तो अपने आरतीय के ऊपर ही डिपेंडेंट है. वो तो अपने जो बिचौलिए जो होते हैं उन्हीं पे डिपेंडेंट है कि कैसे वो उसकी प्रोड्यूस को आगे मार्केट तक लेके जा सकता है. तो अगर हम जीआई इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, सो वी डोंट हैव टू किल द मैसेंजर, वी डोंट हैव टू शूट द मैसेंजर. मैसेंजर यहाँ पे कौन है? द मिडलमैन. सो वी हैव टू
द गवर्नमेंट हैज टू थिंक अबाउट न्यू वेज, जहां पे जो मिडिल मैन है उनको भी इंसेंटिव मिल सकता है, बिकॉज दे आर द सोर्स जिसके थ्रू जो जीआई प्रोडक्ट, जो एक रूरल एरिया में से किसान अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है या रूरल आर्टिसन कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो आड़तिया ही होगा, मिडिलमैन होगा, जो आगे मार्केट तक लेके जा पाएगा. सो वे फॉरवर्ड, we also have to ensure on enhancing the digital literacy of the GI producers. That's number one. Then Indian GI economy can be a platform for India to showcase the world a model for ethical capitalism. राइट आज गांधी जयंती है, गांधी जी का बर्थडे है. सो एथिकल कैपिटलिज्म, सो गांधी जी ऑल्सो स्टूड, गांधी जी का जो इकोनॉमिक फिलोसफी थी दैट ऑल्सो स्टूड अ लॉट फॉर एथिकल कैपिटलिज्म, राइट, to showcase social entrepreneurship, de-urbanization and bringing women to workforce. Now all these things, they are in alignment with Gandhian goals also, Gandhian objectives also. So इसके चलते Amazon का जो local to global program है, that has taken Indian producers and their products. So for example, Delta Leather Corporation की बात करें, and SVA Organics organic products to 18 global markets in over 200 countries. तो इसके चलते $2 billion का revenue generate किया गया है. Now this is very small. अगर हम यूरोपियन यूनियन की और चाइना की बात करें तो वो तो $100 बिलियन में ऑपरेट कर रहे हैं, खास करके जीआई प्रोडक्ट्स में. सो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू इंक्रीज, एंड स्पेशली नाउ विद द प्रेजेंस ऑफ ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेयर्स. तो ये जो काम है, ये जो लोकल टू ग्लोबल प्रोग्राम है, जो जीआई प्रोडक्ट्स हैं, वो कितने सारे देशों में कितने सारे कंज्यूमर्स कंज्यूम कर सकते हैं थैंक्स टू द ई कॉमर्स प्लेयर्स. चलिए अगला आर्टिकल, क्योंकि आज गांधी जयंती है तो गांधी जी को लेकर बहुत कवरेज हुई थी. ये आर्टिकल आज हिंदू में आया है, ठीक है. सो अगेन ये आर्टिकल थोड़ा सा हम कह सकते हैं जो पर्सनालिटी न्यूज़ जो एक टॉपिक है आपका GS1 के सिलेबस में भी. सो सिंस ऑब्वियसली महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, सो इट बिकम्स वेरी रेलेवेंट टू ब्रीफली अंडरस्टैंड व्हाट हिज व्यूज वर. ऑब्वियसली हिस्ट्री में आपने गांधी जी के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा, right? So again this article is relevant as far as ethics point of view, GS4 point of view और even GS1 point of view. तो बात करते हैं जी इस आर्टिकल में गांधी की पॉलिटिकल लेगेसी के बारे. व्हाट इज गांधी पॉलिटिकल लेगेसी? आई एम श्योर गांधी के बारे आप सबने काफी पढ़ा होगा. यू ऑल रेड अबाउट महात्मा गांधी. इतनी सारी मूवमेंट्स, मास मूवमेंट्स उन्होंने यहाँ पे शुरू करी थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट. सो वी हैव रेड ऑल अबाउट दैट इन मॉडर्न हिस्ट्री. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज गांधीज पॉलिटिकल लेगेसी. नाउ गांधी, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा तो गांधी इज नॉट लाइक अ हंग्री पॉलिटिशियन कि जिसको पावर चाहिए, जिसको कुर्सी से मतलब है. नो, ही फेल्ट दैट political empowerment of the masses does not lie in forming parliaments, in forming विधान सभाs, in forming provincial councils. He felt that अगर लोगों के अंदर इक्वालिटी की भावना नहीं है, लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए कंपैशन नहीं है, अगर सोसाइटी में हार्मनी नहीं है, अगर लोग एक दूसरे को फिर भी एक भेद भावना से देखते हैं कि वो ऊंची जाति का है, वो नीची जाति का है, so there is no use of any kind of freedom which we are able to achieve from the Britishers, right? Now what distinguishes Gandhi from all politicians in today's world, apart from his simple way of living, simplicity, is his belief in the moral growth of humanity. So he laid a lot of stress on insaniyat. He used to say that, look, I am not a part of Congress party, I don't want these councils reforms, I am not interested with any power politics, right? आई एम अ ह्यूमैनिस्ट. ठीक है, ना मैं सोशलिस्ट हूं, ना मैं कैपिटलिस्ट हूं, ना मैं कम्युनिस्ट हूं, मैं एक ह्यूमैनिस्ट हूं. मैं इंसानियत को प्रमोट करना चाहता हूं. गांधी ऑल्सो बिलीव दैट देयर कैन नॉट बी एनी सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, राइट. फॉर हिम पॉलिटिक्स वॉज एसेंशियली एन एथिकल मोड ऑफ कंडक्ट, राइट, कि एथिकली कैसे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सकते हैं, एथिकली कैसे लोगों को पॉलिटिसाइज किया जा सकता है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दी जा सकती है. टू पॉलिटिसाइज इज नॉट बैड. सी आज के टाइम पे हम देखते हैं कि लोग बहुत पोलराइज्ड हैं. इंडिया की बात करें या अगर हम अमेरिका की भी बात करें, प्रो ट्रंप, एंटी ट्रंप, यहाँ पे प्रो मोदी, एंटी मोदी. दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट विच गांधी वॉन्टेड. ठीक है, सो हिज आइडिया ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वॉज बेस्ड ऑन मोर ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. Humility as a necessary methodology in approaching and understanding other cultures and religions. So you just can't say that, look, I am a Hindu nationalist, so only my dharma is very supreme. So if you're a Muslim, your dharma is not very supreme. So in order to have peaceful coexistence, in order to have true equality, true freedom, true justice, we need to understand each other's cultures, we need to understand each other's religion, and Gandhi laid a lot of emphasis on it. Gandhi laid a lot of emphasis on communal harmony and even caste harmony. So humility, for that humility is very important. He recognized neither, again, now he understood the fact that respecting each other's religion, customs, tradition is very important, but at the same time he didn't say that, okay, that only the Vedas are supreme or any textbook
बीट द ग्रंथ साहिब, बीट द गीता, एनी टेक्स्ट बुक, कि वो सुप्रीम है। नहीं, अगर उसमें कोई ऐसी बात है जो कि वर्थ चैलेंजिंग है तो उस पर वो चैलेंज भी करते थे, वो रिलीजियस ट्रेडिशंस को भी रिस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे के रिलीजियस ट्रेडिशंस को, बट अगेन विद रैशनैलिटी, विद लॉजिक, नॉट ब्लाइंडेड बिलीफ। तो कोई ब्लाइंडेड बिलीफ ना वो खुद रखते थे किसी धर्म के टुवर्ड्स, ना वो लोगों को इंकरेज करते थे। समझने के लिए एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे के रीति रिवाज को, कस्टम्स को पेशेंस की जरूरत है और थोड़ा हम्बल होने की जरूरत है। बट उसके लिए ये नहीं कि हम अंत भक्ति से विश्वास करना शुरू कर दें। Now, what is Swaraj as per Gandhi? Now, Gandhian movement of Swaraj was actually for him a constant experimentation with the modes of cross-cultural and interfaith understanding and dialogue. So Swaraj is not about getting the freedom or getting the azadi to make your constitution. So for him Swaraj had a bigger meaning. स्वराज ऑफ द मासेस की बात करें, उनके लिए सिर्फ एक संविधान बनाने के लिए स्वराज नहीं था कि अंग्रेज चले गए, हम आजाद हो गए, हमने अपना पार्लियामेंट बना लिया, हमारा होम मिनिस्टर है, हमारा डिफेंस मिनिस्टर है। इस सब से गांधी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। सो स्वराज तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम एक दूसरों को समझेंगे नहीं। एज अ सोसाइटी हम एक दूसरे के रिलीजन्स को, एक दूसरे के ट्रेडिशंस को, एक दूसरे के ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक देयर इज नो फन ऑफ हैविंग स्वराज, नो फन ऑफ हैविंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस और सेल्फ रूल और एनीथिंग। So for Gandhi, politics, like spirituality, was a space to examine and experience truth. So गांधी जी said that truth is God. God is truth नहीं, but truth is God. ठीक है? So गांधी जी का जो सत्याग्रह की टेक्निक थी, that was based on what? On the principles of non-violence, on the principles of truth. He knew that कि लोगों के अंदर इतनी पेशेंस नहीं है, लोगों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है इस तरह के रास्ते पे चलने के लिए। बट गांधी जी का ये कहना था, ये मानना था कि हम सभी इम्परफेक्ट हैं। We all have imperfections within ourselves. To fight with these imperfections is the challenge of Swaraj. So Swaraj is incomplete till the time you don't realize that what are your incompetencies, and to fight with those incompetencies, to achieve Swaraj on the path given by Gandhi was not an easy task, and he knew that लोगों के लिए आसान नहीं होगा सत्य और नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलने के लिए। Gandhi approached politics as a form of character building and not necessarily a struggle of getting elected or grasping power. तो ये पॉइंट जो है, ये जो बात है, ये खास करके आज के टाइम के जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, चाहे वो टर्की के हों, चाहे वो चाइना के हों, चाहे वो इंडिया के हों, बिकॉज देखिए हर एक नेता चाहे इंडिया में है चाहे बाहर है, कोट्स करने के लिए, अच्छी बातें करने के लिए हमेशा गांधी याद आते हैं तब। ठीक है, अच्छी बातें करने के लिए हमेशा गांधी याद आते हैं। पॉलिटिशियंस भी इंडिया में भी और चलो अब्रॉड भी, दे ट्राई टू यूज गांधी where they think that उनके political interest सूट करते हैं, convenient होते हैं। But his form of politics, his approach of politics laid more stress on character building. Gandhi's views on self-respect, so उनका ये कहना था कि अगर कोई इंसान अगर अपने आप की इज्जत करता है, अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट करता है, तभी वो किसी और को भी रिस्पेक्ट दे पाएगा। सो गांधी जी यहाँ पे ईगो की बात नहीं करते हैं, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं लोगों के अंदर ईगो बहुत होती है कि मैं उसको क्यों बुलाऊं, वो मुझको बुलाए। ठीक है, तो जो ईगो होती है वो रोकती है किस चीज से? एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होने से। सो गांधी जी का जो पर्पस था स्वराज का, वो ये था कि सभी लोग अपनी तो रिस्पेक्ट करें ही करें, बट अगर वो अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो तभी वो ओपन माइंडेडली सबको बुला सकेंगे, सबके साथ इंटरमिक्सिंग कर सकेंगे। बिकॉज उनको ये भी रियलाइज होगा अगर मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है एज एन इंडिविजुअल, तो अगर मैं किसी को बुला रहा हूँ, किसी को फ्रेंडली वे से बुला रहा हूँ, किसी के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाह रहा हूँ, तो उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है। ठीक है, सो ही हु होल्ड्स हिज सेल्फ रिस्पेक्ट डियर act towards everyone in a spirit of friendship. ठीक है, अगर स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप से हम एक्ट, तो हम बात करते हैं ना, प्रेम्बल में फ्रेटर्निटी वर्ड मेंशन है, भाईचारा, ब्रदरहुड। तो अगर हम ये इन रियल लाइफ नहीं प्रैक्टिस कर रहे, अगर हम एक स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड्स पीपल इन आवर सोसाइटी हम नहीं प्रैक्टिस कर रहे, चाहे वो दलित है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, चाहे वो सिख है, तो क्या फायदा ऐसे स्वराज के होने का? गांधीज अपील टू मैच्योर एंड कॉन्शियस politics continues to be a strong ethical response to the political issues and challenges of our time. So there is a lot of things which people need to learn from Gandhi even after 75 years of independence, even after 74 years of his death. There is so many things which politicians of today's generation can learn from Gandhi's life, from Gandhi's teachings. Unfortunately, they have not. चलिए, अगला आर्टिकल है नो क्लीन स्वीप। ये दोस्तों आज आया हिंदू में। क्या कंटेक्स्ट है इसका? कंटेक्स्ट है स्वच्छ भारत अर्बन, ये एक नई स्कीम लॉन्च करी गई है, एंड अमृत, अटल मिशन ऑफ रीजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो कंसर्न्स। सो अब इसको लॉन्च तो कर दिया, लेकिन अभी
ये स्वच्छ भारत अभियान, अमृत स्कीम जो है ये पिछले 7 साल से चल रही है, तो पिछले 7 सालों में कुछ ऐसा इफेक्टिवली नहीं आया इन दोनों स्कीम्स के चलते। बेशक स्वच्छ भारत अभियान को लेकर बहुत कैंपेन चला था, बहुत इसको प्रोपोगेट किया था, बट इवन देन इतना कुछ इफेक्टिव नहीं हो पाया, इतना हम टोटल सैनिटेशन अचीव नहीं कर पाए। दिस आर्टिकल ऑन द ईव ऑफ गांधी जयंती टॉक्स अबाउट कि what are more efforts which we need to do in order to achieve the total sanitation and 100% open defecation free society. Now the goal of scientific waste management and full sanitation, जो कि हमने टारगेट रखा था कि महात्मा गांधी की बर्थडे तक हम अचीव करेंगे, that has still not been achieved. Even महात्मा गांधी ये बात अपने टाइम पे भी बहुत कहते थे कि स्वच्छ हमारी सोसाइटी हो, एक साफ स्वच्छ वातावरण हो, बट वी आर येट टू अचीव दैट टारगेट डिस्पाइट द फैक्ट दैट देर आर मेनी स्कीम्स गोइंग ऑन लाइक स्वच्छ भारत अभियान. अर्बन इंडिया इज अनएबल टू मैच सिटीज. नाउ दिस इज अ वेरी शॉकिंग फैक्ट. अर्बन इंडिया, चाहे बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, they are unable to match cities in Vietnam that has a comparable per capita income. So just a tiny country like Vietnam, हम उनके साथ भी नहीं मैच कर पा रहे हैं in terms of the standards in the urban cities, in terms of the cleanliness and sanitation standards in the urban cities. Lack of urban management capacities in spite of all these schemes, that is a very serious concern. Now what is the way forward? Now the way forward is again to invest in community awareness. Community involvement is very important. जो अभी करंट जो मॉडल यूज किया जाता है कि हम किसी बड़ी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे सैनिटेशन का सिटी में, ठीक है, वो अपनी तरफ से वर्कर्स को हायर करेंगे, स्वीपर्स को हायर करेंगे, तो दैट इज नॉट रियली the kind of idea which Gandhi wanted. So which was the decentralized community level participation. अगर decentralized community level participation होगा within the states, within the municipalities, that has a lot of potential in creating a lot of employment opportunities as well. So community level participation is very, very important, right? So because this will provide large scale employment and creation of matching facilities for material recovery. Lastly, for achieving 100% tap water supply in the 4,700 odd urban local bodies and sewerage in the 500 odd Amrit cities, that also depends a lot on making housing facilities very accessible, especially for the urban poor. राइट तो अगर उनके पास घर नहीं है, अगर उनके पास अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है, तो घरों में नल के कनेक्शन लगाने से क्या फायदा होगा अगर वो घर ही खाली होंगे. सो वी ऑल्सो हैव टू इंश्योर दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स if we are moving towards an open defecation free country, an open defecation free society, then obviously we have to ensure that there are houses also which the urban poor can afford, जहां पे वो नल के कनेक्शन हो, बिजली हो, पानी हो, unless there will be no use. चलिए अगला आर्टिकल, कैपेबिलिटी नॉट कास्ट. तो देखिए दोस्तों, ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आ जाए. अभी तक तो हम बात करते आ रहे थे कि कास्ट सेंसस क्यों होना चाहिए, ठीक है, वो सब हमने आर्टिकल्स काफी डिस्कस करे हैं. एंड ठीक है, बेसिक व्यू ये आता है कि कास्ट सेंसस होने का फायदा ये है कि हमको ये पता लगेगा कि कौन सी जातियां हैं जिन तक पॉजिटिव एफर्मेटिव एक्शन अभी तक नहीं पहुंच पाया. ठीक है, चलो ये बात तो हमने बहुत बार डिस्कस करी कि कास्ट सेंसस जरूरी क्यों है. अब इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया कि क्या हम कास्ट सेंसस जब तक नहीं होगा तो क्या हम सेंसस भी नहीं करेंगे. सेंसस होना तो जरूरी है कि अगर हमारी इसी बात पे अगर बात अटकी रहेगी कि कास्ट सेंसस, तो हम ऐसे सेंसस भी नहीं कर पाएंगे. बिकॉज क्यों, कास्ट सेंसस पे आपको पता है कि बहुत ये गरारी अटकी हुई है लोगों की भी. काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो कह रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए. ओबीसी जो स्पेशली जो ओबीसी पार्टीज हैं, जनता दल की बात करें, दे वांट टू नो कि कितनी ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं जिन तक अभी तक एफर्मेटिव एक्शन नहीं पहुंचा. अब सरकार का क्या कहना है, सरकार का ये कहना है कि देखो, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत कैटेगोरिकली कह दिया है दैट अभी हम कास्ट सेंसस के फेवर में नहीं है. बिकॉज कास्ट सेंसस के अगर हम करते हैं तो दैट विल इंक्रीज दी डिविजन इन द सोसाइटी. तो अभी तक जैसा चलता आ रहा है कि सेंसस में से जो एससी कम्युनिटीज हैं और जो एसटी कम्युनिटीज हैं उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, तो वहां तक तो ठीक है बात. बट सरकार ने कैटेगोरिकली कह दिया दैट अगर हम ओबीसी टारगेटिंग करेंगे, अगर हम कास्ट सेंसस करेंगे इन टर्म्स ऑफ ओबीसी, कितनी ऐसी जाति हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आती हैं, तो दैट विल इंक्रीज अ लॉट ऑफ पोलराइजेशन एंड दैट विल इंक्रीज लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स इन द सोसाइटी. चलो ये बात तो सरकार ने कह दी, बट बात है कि सेंसस तो जरूरी है ना, सेंसस होना तो जरूरी है. कास्ट सेंसस को अगर हम छोड़ भी दें 1 मिनट के लिए, बिकॉज सेंसस जो है वो हमको क्या प्रोवाइड करता है, दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा. ये हमको सेंसस से पता चलता है. ठीक है, उसके बाद देयर हैज बिन improvement in the quality in the census which has been possible with the progress in technology of data collection. ठीक है, हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं तो डिजिटल सेंसस भी हो सकता है. सेंसस होना तो जरूरी है ना, 10 साल में एक बार होता है. अब पिछला सेंसस 2011-12 में हुआ था, अब 2021 में. चलो अभी ये व्यू है कि जी अभी कोरोना है, पैंडेमिक के टाइम पे हम सेंसस नहीं कर सकते. बट इस आर्टिकल में ये बात भी मेंशन है कि पैंडेमिक के टाइम पे आप दुनिया जहान के इलेक्शंस करा सकते हैं. एक साल में 5-5, 6-6 स्टेट्स में इलेक्शंस हो सकते हैं. तो सेंसस क्यों नहीं हो सकता, और सेंसस की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है. ठीक है,
सो imposing the collection of caste information may dilute the purpose of the census. कास्ट सेंसस जरूरी है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, बट सेंसस तो आप सेंसस तो कीजिए, लेकिन अगर हम अभी सिर्फ कास्ट सेंसस पे अटके रहेंगे तो जो पर्पस है सेंसस होने का वो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो सेंसस से हमको क्या क्या चीजें पता चलती हैं? पॉपुलेशन, एज कॉम्पोजिशन, उसके अलावा हाउसहोल्ड्स में किस तरह के एसेट्स हैं, ठीक है, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, माइग्रेशन। अब देखिए कोरोना के चलते तो बहुत जरूरी भी है कि माइग्रेशन स्टेटस का पता चलना। तो इतनी सारी एट्रीब्यूट्स है सेंसस के जो हमको पता लगती है जब सेंसस होगा। पर अगर हम इसी बात पे अटके रहेंगे कि कास्ट सेंसस कराइए तब तक हम नहीं आगे बढ़ेंगे, तो दैट इज नॉट गुड। बिकॉज हर 10 साल में, देखिए 10 साल के बाद सेंसस होता है तो हमारे फर्टिलिटी रेट्स इंक्रीज करते हैं, डिक्लाइन करते हैं। कोरोना के चलते देखिए अब हमको ये भी पता है कि कोरोना के चलते कितनी सारी मौतें हुई हैं, कितनी सारी डेथ्स हुई हैं, बट एक्यूरेट डेटा तो हमारे पास नहीं है। अब मीडिया में तो फैब्रिकेटेड डेटा आता है, अब वो कितना ज्यादा है कितना कम है ये आप और हम तो नहीं जानते हैं, तो सेंसस से पता चल जाएगा हमको। तो सेंसस होना बहुत जरूरी है इसके चलते। सो व्हाई इज सेंसस इंपॉर्टेंट? फॉरगेट अबाउट द कास्ट, चलो छोड़ दो अभी कास्ट का इशू, सेंसस तो करो। सो रैपिड फर्टिलिटी डिक्लाइंस एंड राइजिंग मोबिलिटी, माइग्रेशन की अगर हम बात करें, इंटरस्टेट माइग्रेशन की बात करें, सो दैट नीड्स टू हैव सीरियस असेसमेंट। बिकॉज अगर हम सीरियसली अगर सेंसस के डेटा को असेस करेंगे, स्टडी करेंगे, तभी हम कोई इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग कर पाएंगे। नहीं तो अदरवाइज इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग कैसे हो पाएगी अगर हमारे पास सेंसस का डेटा ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने भी बोला कि पैंडेमिक के चलते बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। अब हमारे पास फिगर एक्यूरेट तो नहीं है, सेंसस के बहाने हमारे पास एक एक्यूरेट फिगर भी आ जाएगा कि वाकई में कितनी डेथ्स हुई हैं कोरोना के चलते, पैंडेमिक के चलते। ठीक है, देन व्हाई सेंसस इंपॉर्टेंट? बिकॉज फॉर इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ ह्यूमन कैपिटल ऑफ क्वालिटी एंड अडेप्टेबिलिटी टू द इमर्जिंग लेबर मार्केट। कितने सारे लोग हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड, कितने सारे लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और कुछ लोग हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम करते हैं। तो ऐसे लोग भी होंगे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं बट उनके पास डिग्रीज हैं, वो केपेबल हैं, क्वालिफाइड हैं, बट फिर भी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इसका हमारे पास डेटा होना जरूरी है ताकि हम बेटर पॉलिसीज डिजाइन कर सकें, एफर्मेटिव एक्शन और बेटर कर सकें टुवर्ड्स द अनऑर्गेनाइज वर्कफोर्स एज वेल। ठीक है, द न्यूमेरिक काउंट ऑफ कास्ट इन इंडिया इज द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सरसाइज, इट इज नॉट वेरी इजी, राइट। एंड अगर हम इसी बात पे अटके रहेंगे तो फिर हमको बहुत टाइम लग जाएगा। ऑलरेडी हम 10 साल में एक बार सेंसस करते हैं, तो अभी ऑलरेडी वो 10 साल की विंडो खत्म हो चुकी है। ठीक है, वी कांट बी स्टक ऑन द इशू ऑफ कास्ट, ऐसी बात इस आर्टिकल में करी गई है। द एट्रीब्यूट्स ऑब्टेन इन द सेंसस लाइक एज, सेक्स, रेजिडेंस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, ये जो है ये भी बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं स्टडी करने के लिए। ठीक है, और इन इश्यूज पे अभी इतना एडिक्वेटली स्टडी नहीं किया गया, इन इश्यूज पे इतना एडिक्वेटली एक्सप्लोर नहीं किया गया। ठीक है, तो अब कोई पॉलिसी बनानी है, फॉर एग्जांपल जैसे कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बिल को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, तो हमको पता तो होना कि कौन सी स्टेट्स में कितना फर्टिलिटी लेवल है। क्या पता फर्टिलिटी लेवल किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का कम है लेकिन उनको लेके फिर टारगेट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम मुस्लिम्स की बात करें कि मुस्लिम्स हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, बट हमने ये भी पढ़ी है बात है कि पिछले 20-25 सालों में जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उन्होंने अपनी फैमिलीज को रिड्यूस कर लिया है। ठीक है, फर्टिलिटी रेट्स डिक्लाइन हुए हैं। सो वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ये कैसे पता लगेगा? सेंसस से पता लगेगा। कास्ट लिंक्ड डेप्रिविएशन में नॉट बी एज कॉमन एज ऑक्यूपेशन लिंक्ड चैलेंजेस, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर लिंक्ड चैलेंजेस। चलिए, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि आज और कल में आए थे। अब हम मिलेंगे आपके प्रीलिम्स के बाद। सो हफ्ता रह गया आपके एग्जाम्स को। आई एम श्योर अभी तक आपने बहुत मेहनत करी होगी, आगे भी मेहनत करते रहिए। हफ्ते का टाइम रह गया है, यूटिलाइज दिस वेल टू रिवाइज वट एवर यू हैव डन। अभी कुछ नया मत शुरू करना, कोशिश करिए, कल धर्मेंद्र सर ने भी टिप्स दिए थे, कोशिश करिए कि आप अच्छा नींद ले सकें, अच्छा रेस्ट ले सकें, अच्छी डाइट ले सकें और पॉजिटिव रहिए, राइट। सो ठीक है दोस्तों, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। तो हम मिलेंगे आपके प्रीलिम्स के बाद। थैंक यू सो मच, जय हिंद।